अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो हम जो है पुराना जो हमने पढ़ के रखा था वो तो ठीक है, हमने पिछले में रिवाइज कर लिया था। हम जो है कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 से। सी सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताता है कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन का जब हम ब्लॉक तो बना लेते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसकी WDV निकालनी है। तो आपको याद हो तो हम ब्लॉक क्रिएट करा, उसकी ओपनिंग हुई और ओपनिंग WDV प्लस उसमें हम एक्चुअल कॉस्ट जो भी असेट हमने परचेस करा है, जो हमने इधर बात करके रखी थी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट लेते हैं। पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? देखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट लेते हैं, फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि अच्छा असेट 180 दिन या उससे ज़्यादा है, 180 दिन से कम है, फिर क्या असेट एक्वायर्ड है वो पुट टू यूज़ नहीं है। ऐसे 3 कैटेगरी में इसको बाइफरकेट कर देते हैं। फिर इधर हम कॉस्ट लिख लेते हैं इसकी। पर एक्चुअल कॉस्ट होती क्या है, कैसे कंप्यूट करें, वो एक्चुअल कॉस्ट को हम समझेंगे सेक्शन 43 से। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो परचेस प्राइस नहीं बोला, एक्चुअल कॉस्ट बोला है, मतलब कि परचेस प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है कॉस्ट से जुड़ती है, जैसे परचेस प्राइस, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस, और किसी भी असेट को ट्रायल रन करना पड़ता है तो ट्रायल रन, टेस्टिंग में जो रन करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो तो चलो ठीक है। टैक्स और ड्यूटीज़ अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो ठीक है। फिर भाई आपने लोन पे असेट परचेस करिए तो टिल द एक्विजिशन, ठीक है, या तो अपन बोले जब तक मैंने पुट टू यूज़ नहीं करा, जब तक मतलब कि जब मैंने पुट टू यूज़ करा तब तक की जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी ऐड होगा। वो सपोज़ करो कि तुमने ट्रायल रन करा था, उसमें कुछ प्रोडक्ट बने थे, तो प्रोडक्ट आपने कम भाव पे बेच दिए, तो उससे जो सेल प्रोसीड मिल रही है वो माइनस हो जाएगा। और उस असेट पे कभी सब्सिडी मिल गई हो, असेट की सब्सिडी तो असेट में से माइनस होती, तो असेट में से माइनस कर दी। तो इस तरीके से एक बेसिक तरीके से जो है एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट होता है। फिर बात आती है कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1), मतलब कि 43(1) में कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है जो स्पेशल केसेस बताता है। अब देखो स्पेशल केसेस इन द सेंस की, ठीक है, तो देखो एक्सप्लेनेशन स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस जब कोई सा असेट जो साइंटिफिक रिसर्च में था सेक्शन 35 के तहत, अब वो रेगुलर में आ गया कन्वर्ट, ठीक है। तो शिफ्ट फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च टू रेगुलर। तो असेट जो साइंटिफिक रिसर्च में पहले यूज़ होती थी, अब इसको रेगुलर बिजनेस में लेकर आ गए, तो उधर तो आप डिडक्शन ले चुके हो, तो इसलिए एक्चुअल कॉस्ट नील। असेट स्टॉक इन ट्रेड थी, अब भाई वो कैपिटल असेट हो गई है हमारी, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? FMV, क्योंकि FMV हमारा PGP में चले गया, अब वही FMV अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो गई। फिर ये हो गया अपना 1A। फिर एक्सप्लेनेशन आता है 2 कि कोई सी असेट मेरे को गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस के थ्रू मिली है, तो ऐसे केस में मेरे को तो फ्री में मिली है ना, पर वो असेट की कॉस्ट क्या होगी? सामने वाले की कॉस्ट माइनस सामने वाले को जितना डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी उसको अलाउ हो गया। तो अपन ने क्या पढ़ा? रिसर्च पढ़ा, स्टॉक इन ट्रेड पढ़ा, फिर एक साइंटिफिक जो गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस वाला पढ़ा जो उनका अलाउड हुआ। फिर भाई कुछ असेट मेरे को मिली, मैंने एक्वायर करी हायर रेट पे ताकि मैं हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकूं, तो ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है कि जो भी अमाउंट डिटरमाइन करता है AO और फिर उसको अप्रूव करता है जॉइंट कमिश्नर, तो जो अमाउंट डिटरमाइन करा है फिर वही अमाउंट रहेगा, और जनरली वो अमाउंट कम ही रहता है क्योंकि आपने एक्वायर करा है हायर डेप्रिसिएशन के लिए, तो आपने हायर पे खरीदा तो उसकी अमाउंट कम निकलती है। फिर भाई आपने असेट बेची थी, फिर आपने उसको री एक्वायर करा, ठीक है, तो जो आपके पास एक भाव पे असेट थी, आपने बेची, फिर आपने उसको री एक्वायर करा, तो भैया जो आपने बेची तो उस टाइम पे WDV थी कुछ, फिर आपने बेची वापस री एक्वायर करा, आपकी असेट आपको ही वापस चाहिए, ठीक है। तो अब री एक्वायर करा, उसकी कॉस्ट होगी, बेचते समय भी कुछ कॉस्ट होगी, तो दोनों कॉस्ट में जो छोटी कॉस्ट है वो आप ले लो। तो वैसे ही इसका उल्टा, उसका उल्टा तो नहीं बोल सकते, हाँ ओके 1 सेकेंड, एक होता है हाँ उसका उल्टा ही, चलो मानो कि एक अपने असेट बेची, हमने उसको वापस से री एक्वायर करी, और एक होता है कि हमने असेट परचेस करी, फिर हमने उसको लीज पे चढ़ाया। पहले हमने बेचा, अगले केस में क्या हुआ कि पहले हमने परचेस करा, उस केस में बेच के वापस से रीपरचेस किया, इधर परचेस करके वापस से बेचा नहीं, वापस से लीज पे दिया। तो ऐसे केस में जो मुझे है, ठीक है, मैंने परचेस करा फिर मैंने उसको लीज पे दिया, तो ऐसे केस में लेसर को जो रहेगा डेप्रिसिएशन कॉस्ट, वो इसकी जो WDV है वो ये रहेगी, जो हो गया, ठीक है। फिर जो पर्सनल, 1 सेकेंड, पर्सनल से ही बिजनेस पे, तो कॉस्ट में से नोशनल डेप्रिसिएशन हटाओ। अब नोशनल डेप्रिसिएशन जो होता है, कॉस्ट में से नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करो,
तो उसमें करंट रेट से आप जो है डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। सपोज करो कि 5 साल तक असेट पर्सनल पे यूज़ हुई थी, बिजनेस में शिफ्ट हुई है, तो जिस साल शिफ्ट हुई है उस साल का रेट लो और 5 साल तक उसी रेट से आप डेप्रिसिएशन करो, ठीक है। तो ये पर्सनल से बिजनेस हो गया। तो ये जो मैंने बोला करंट रेट से, ये करंट रेट हर जगह नहीं लगता। मतलब कि एक सिचुएशन थी 5 के बाद आता है 11, इधर अपन 11 ले लेते हैं, जहाँ पे नॉन रेसिडेंट अपनी एसेट जो नॉन फॉरेन में जो सिचुएटेड थी, ठीक है, वो इंडिया में ला रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। तो भाई सपोज करो 5 साल आप फॉरेन में थे, तो ऐसे केस में भाई उसको जो कॉस्ट थी उसमें से जो डेप्रिसिएशन हर साल जो भी था, सपोज करो कि वो एसेट इंडिया में ही थी, हर साल जो भी डेप्रिसिएशन था उस रेट्स इन फोर्स से आप डेप्रिसिएशन हटाओ और जो WDV रहेगी वो मानी जाएगी। और इधर क्या था, करंट, पर्सनल से बिजनेस में करंट था। फिर वही एमैलगमेटिंग से एमैलगमेटेड हो गया, डीमर्ज से रिजल्टिंग, ठीक है, एमैलगमेटिंग से एमैलगमेटेड में शिफ्ट हुई एसेट, या डीमर्ज से एसेट जो है शिफ्ट हुई रिजल्टिंग में, ठीक है, या जो है AOP BOI से कंपनी में एसेट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसे केस में जो कॉस्ट और WDV इनकी थी विच इज़ लोअर वो लेंगे। बाकी इंटरेस्ट है तो पुट टू यूज़ तक का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा नहीं तो ऐड करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी हम माइनस करते हैं, और नॉन रेजिडेंट हमने सीन पढ़ लिया पूरा। तो अब देखो, और एक लास्ट पॉइंट है कि भैया जो 35 AD की एसेट है उसको 8 साल के बाद, ठीक है, 8 साल तक तो यूज़ करते हैं, 8 साल के बाद हमने जो है नॉन स्पेसिफाइड एसेट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में बोल देता हूँ, एसेट नहीं। तो जब आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में शिफ्ट करा तो ऐसे केस में ये जो 8 साल है वो 8 साल आप ईयर वाइज लोगे कि भैया देखो इस साल जैसे कि सपोज जुलाई में, तो आप ऑब्वियसली आते कि वो फिनेंशियल ईयर ले लोगे। और 8 साल के बाद अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, 8 साल के बाद अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें जो एक्चुअल कॉस्ट है वो नील हो जाएगी ट्रांसफ़र को, क्योंकि आप वैसे भी जैसे वही साइंटिफिक रिसर्च वाली बात है कि डिडक्शन लेकर ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो इधर एक्चुअल कॉस्ट नील रहेगी, ठीक है। देखो अब मैं वापस वो बोल देता हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च 35 AD हमने देख लिया, स्टॉक इन ट्रेड में हमने FMV ले लिया, गिफ्ट विल में सामने वाले को जो था उसमें से जो डेप्रिसिएशन उसको जो लग रहा था ऑलरेडी अलाउड उसको था। फिर हायर डेप्रिसिएशन में AO ने जो डिटरमाइन किया सेल, फिर आपने री एक्वायर करा तो WDV और री एक्विजिशन कॉस्ट, फिर परचेस और लीज बैक करो तो WDV प्रीवियस ओनर की, मतलब WDV ऑफ प्रीवियस ओनर, ठीक है, प्रीवियस और इन द सेंस कि अभी तो ओनर ये है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर परचेस पर्सनल बिजनेस में गया तो करंट रेट से, NRI वाला गया तो रेट्स इन फोर्स से, एमैलगमेटेड में है, डीमर्ज रिजल्टिंग में ट्रांसफ़र हुआ है, और AOP BOI से एसेट कंपनी में गई है। जैसे कि इसमें जब एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है तो कॉस्ट है WDV विच एवर इज़ लोअर, इंटरेस्ट, एक्साइज ड्यूटी, गवर्नमेंट सब्सिडी की बात हमने कर ली है, और 35 AD की बात भी हमने कर ली है। और इस तरीके से 43(1) जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन फर्दर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे की टैक्स कैसे लगता है, एंड साइट रेस्टोरेशन फंड, इन सब के बारे में हम जो है बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh my god! Oh my god!